दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं स्वाति आप लोगों का स्वागत करती हूँ ट्यूका एकेडमी में। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, क्लास 10th का, पावर शेयरिंग। इसे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो स्टेट्स की कहानी है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, ब्यूटीफुल स्टोरी है। ठीक है, ये दो स्टेट की कहानी है, स्टोरी है, एक बेल्जियम स्टेट और एक श्रीलंका। फर्स्ट स्टेट से शुरू करते हैं। पहला स्टेट है बेल्जियम। तो चलिए देखते हैं। बेल्जियम। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। बेल्जियम एक बहुत ही स्मॉल कंट्री था। कहाँ पे? यूरोप में। बेल्जियम शेयर्स हिज बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। तो बेल्जियम जो शेयर करता था, क्या शेयर करता था? अपने बॉर्डर्स को शेयर करता था फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और लक्समबर्ग के साथ। ठीक है। एरिया ऑफ बेल्जियम इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। तो एरिया था बेल्जियम का, वो स्टेट, कौन से स्टेट से कंपेयर किया गया था उसे? इंडिया के हरियाणा स्टेट जितना ही उसकी सीमा थी, उतना ही छोटा कंट्री था वो। कौन सी? बेल्जियम। ओके। द एथनिक कॉम्पोजिशन। तो अब बात आई एथनिक। एथनिक कौन सा बॉम्ब फोड़ दिया मैंने? एथनिक। अब एथनिक क्या होता है? एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं वो या तो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं, सेम कल्चर होता है, सेम रहन सहन होगा उनका, या फिर सेम खान पीन होगा, खाना पीना होगा। ओके। तो एथनिक कंपोजिशन, एथनिक ग्रुप या एथनिक डाइवर्सिटी ये होती है। The ethnic composition of this small country is very complex. The country's total population, 59% lives in the Flemish region and speaks Dutch language. तो जो कंट्री के पॉपुलेशन थी वो थी, जो 59% पीपल्स थे, 59% पीपल डच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? डच। और वो रहते थे फ्लेमिश रीजन में। ओके। और अनदर 40%, जो अनदर 40% पीपल्स थे वो लिव, कहाँ लिव करते थे? वेलोनिया। वेलोनिया रीजन में रहते थे। और वो कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते थे, बोलते थे? वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है। तो 59% डच लैंग्वेज बोलती थी और 40% फ्रेंच बोलती थी। ओके। और जो बची हुई रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक्स जर्मन। तो जो बची हुई 1% पीपल्स थे, 1% पीपल्स बेल्जियम के थे, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो बोलते थे जर्मन। जर्मन लैंग्वेज वो बोलते थे। ओके। अब आती है मेजॉरिटी की बात। तो द मेजॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ, जैसे आपका कॉलेज है। ठीक है। तो कॉलेज में मेजॉरिटी जो पीपल्स है वो किसकी है? बॉयज और गर्ल्स में से वो बॉयज की है, मान लिया हमने। ठीक है। बॉयज की मान ली। और जो माइनॉरिटी है वो गर्ल्स हो गई। कॉलेज, पूरे कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं। बट क्लास में एक सिंगल क्लास में, जैसे कोई भी क्लास हो गई, क्लास में आपकी जो मेजॉरिटी है वो किसकी है? वो गर्ल्स की ज्यादा हो गई। और बॉयज की मेजॉरिटी माइनॉरिटी में आ गई। मेजॉरिटी कम है, मतलब मेजॉरिटी उनकी पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, ठीक है, ज्यादा थी। बट जो क्लास में है वो माइनॉरिटी में आ गए। होता है ऐसा। ठीक है। ऐसा हो सकता है। ओके। तो बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम एक कंट्री थी। ठीक है। उस कंट्री में तो मेजॉरिटी पीपल्स थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है। उस कंट्री की बात कर रही हूँ। और जो उसकी राजधानी थी, कैपिटल थी ब्रुसेल, की राजधानी थी। ठीक है। उसकी कैपिटल में जो मेजॉरिटी पीपल्स थे वो किसके, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो फ्रेंच बोलते थे। ठीक है। फ्रेंच आ गई मेजॉरिटी में और जो डच आ गई माइनॉरिटी में। ये हो गया। तो क्या हो गया? जो डच पीपल्स थे, वो जो बोलते थे, स्पीकिंग डच स्पीकिंग पीपल्स थे, उनको जलन थी। वो जलन हो गई, एनवी, हेट्रेट हो गई। किसके लिए? फ्रेंच स्पीकिंग के लिए। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के लिए हेट्रेट हो गए।
क्यों हो गई? वो सोचते थे कि अरे इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी सारी चीजें मिल रही है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, जैसे यहाँ पे है कि ये माइनॉरिटी थे, कंट्री में माइनॉरिटी थे, बेल्जियम की कंट्री में माइनॉरिटी थे, पर ब्रुसेल में इनकी मेजॉरिटी थी। तो यहाँ पे है, ये पावरफुल थे, ठीक है, रिच थे, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स जो थे वो डच स्पीकिंग पीपल के मुकाबले बहुत रिच थे, इसलिए डच स्पीकिंग पीपल्स और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के बीच हेट्रेड पैदा हो गई थी, माहौल हो गया था टेंशन का, बट वॉर नहीं हुई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये जो है रीजन, ये रीजन है फ्लेमिश रीजन, ठीक है, येलो, ये फ्लेमिश रीजन है, ठीक है, और ये वाला जो रीजन है ये है वेलोनिया, वेलोन रीजन है, ओके। इसमें फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स थे और इसमें थे डच स्पीकिंग पीपल्स, और जर्मन स्पीकिंग पीपल ये रहे, बहुत ही छोटे छोटे से, बहुत ही कम। ठीक है, अब आगे है, हम देखते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका। हमने बेल्जियम की स्टोरी देख ली है, ठीक है, बेल्जियम में मैंने बता दिया है उसकी कैपिटल थी ब्रुसेल, कैसे उन दोनों के बीच हेट्रेट पैदा हो गई फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स और डच स्पीकिंग पीपल्स के, बट वॉर नहीं हुई है, और उसकी आगे की स्टोरी मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम स्टोरी ऑफ श्रीलंका देखते हैं, ठीक है, श्रीलंका की स्टोरी में क्या था। तो जो श्रीलंका था, श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन साउथ ऑफ इंडिया हैविंग डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़ पीपल। तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन था, ठीक है, वो उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 2 करोड़ थी। 2 करोड़ बहुत ही छोटा सा देश था, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, सिर्फ 2 करोड़ थी। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स, ठीक है। तो क्या था श्रीलंका में, जो मेजर मेजॉरिटी में पीपल्स थे वो सिन्हाला स्पीकर्स थे, और कितनी थी, 74% पीपल्स सिन्हाला बोलते थे, ठीक है, एंड द तमिल स्पीकर्स आर 18%। जो तमिल स्पीकिंग पीपल्स थे वो सिर्फ 18% थे, ठीक है, वो माइनॉरिटी में थे, बट जो मेजॉरिटी थी वहां पे सिन्हाला स्पीकर्स की थी, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स की थी, वो मेजॉरिटी में आते थे और माइनॉरिटी में आते थे तमिल स्पीकिंग पीपल्स। नेक्स्ट इज तमिल, जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, ठीक है, एक तो श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, और एक इंडियन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स थे वो कितने थे, 13% थे, एंड इंडियन तमिल्स आर 5%। इंडियन तमिल्स जो थे वो सिर्फ 5% थे। अब श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स में क्या डिफरेंस है? श्रीलंकन तमिल्स जैसे हमारे पापा के पापा के पापा, मतलब पूर्वज हमारे श्रीलंका में रहते हैं स्टार्टिंग से, तो उनको श्रीलंकन तमिल्स कहा गया है, ओके। और इंडियन तमिल्स क्या है, जैसे इंडिया से लोग श्रीलंका में गए हैं, मतलब अगर हमारे पूर्वज हो गए, उनको जाना पड़ा काम के सिलसिले में, जो श्रीलंका है उसमें चाय के बागान बहुत है, ठीक है, तो जॉब के सिलसिले में अगर गए श्रीलंका, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं यहीं बस जाता हूँ, अपनी फैमिली को भी इंडिया से यहीं पे ले आता हूँ और यहीं बस जाता हूँ, सेटल हो जाता हूँ। तो जो वो थे इंडियन तमिल्स, उनको बोलते हैं इंडियन तमिल्स, और वो 5% थे, ठीक है, और जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो 13% थे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो आता है हमारा क्या था, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग, यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट। तो जो सिन्हाला स्पीकिंग, जो मेजोरिटी पीपल्स थे सिन्हाला के, वो क्या थे, बुद्धिस्ट, ओके, बुद्धिस्ट से थे, वो मेजोरिटी में पीपल्स थे सिन्हाला स्पीकिंग। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम। और जो तमिल्स थे तो वो क्या थे, तमिल्स जो थे, तमिल स्पीकिंग पीपल्स थे, वो या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे। और देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हाला। और यहाँ पे 7% जो पीपल्स थे, या तो क्रिश्चियन थे वो, ठीक है, 7% जो पीपल्स थे या तो वो तमिल स्पीकिंग पीपल थे या तो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे, और इनकी माइनॉरिटी बहुत ही ज्यादा थे, अल्पसंख्यक थे, बहुत ही कम थी क्रिश्चियंस की, ठीक है। द नेक्स्ट इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो यहाँ पे मेजोरिटी की बात आ रही है, ठीक है,
तो आप आगे पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। The democratically elected government adopted a series of majoritarian policy measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो जो गवर्नमेंट थी वो उनमें भी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स ज्यादा थे, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, गवर्नमेंट्स थी, उनमें मेजॉरिटी ग्रुप में थे सिन्हाला स्पीकिंग। तो जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स थे वो फेवर किसे करते थे? वो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को ही फेवर करते थे। तो इक्वालिटी तो यहाँ खत्म ही हो जाती है, वो पावर शेयर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो तमिल थे, तमिल स्पीकिंग पीपल्स थे वहां पे, और सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे। तो जो इक्वालिटी है वो दोनों में शेयर होनी चाहिए, बट शेयर तो हो ही नहीं रही थी। वो सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को, जो गवर्नमेंट थी सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को ही सारी पावर्स फेवर्स कर रही थी, ठीक है। तो ये तो गलत बात है। तो दीज आर, जो ये थे, सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। जो सरकार थी वहां की, गवर्नमेंट थी, उसने उन्होंने घोषित कर दिया कि जो सिन्हाला है वो ओनली क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। कहाँ की? श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन ये तो गलत बात है, बाकी बचे हुए तमिल्स जो थे उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी और उनको मन ही मन में गुस्सा आ रहा था, ठीक है। द नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs। तो जो गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी? गवर्नमेंट कह रही थी कि जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स है ना, उनको हम फेवर कर रहे हैं, ठीक है। उनको फेवर कैसे करा गया? उनको फेवर करा गया कि जो एप्लीकेंट्स थे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स के, उनको यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में फेवर करा गया, और बाकी जो तमिल स्पीकिंग पीपल्स है उनको फेवर नहीं करा गया, उनको इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं हुई। तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा था तमिल पीपल्स के साथ। तो आगे इसी वजह से वॉर होगा। तो the decision gradually increased the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils। जो फीलिंग थी श्रीलंकन जो तमिल्स थे उनको बहुत ही बुरा लग रहा था, जो हमारी गवर्नमेंट है वो सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को ही देख रही है, फेवर कर रही है, हमें नहीं देख रही है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट सिन्हाला। तो जो तमिल्स थे, तमिल स्पीकिंग पीपल्स थे, उन्होंने पार्टीज लॉन्च करी, उन्होंने पार्टीज लॉन्च करी और स्ट्रगल कर रहे थे। किसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे? वो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, खड़े हुए, ठीक है, कि हमें भी इक्वालिटी चाहिए, पावर्स चाहिए। आप सिर्फ गवर्नमेंट को बोला, तमिल स्पीकिंग पीपल्स ने, आप सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हो सिन्हाला स्पीकिंग पे, बट हम पे भी तो फोकस करने की जरूरत है ना। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बोलेगा इक्वालिटी तो होनी ही चाहिए, ठीक है। और पावर अगर शेयर नहीं होंगे तो लड़ाइयाँ होंगी ही, पावर को हमेशा शेयर करना चाहिए, ओके। तो द डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल्स, तो वो क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें खुद की मर्जी से जीने का एक वो चाहिए, खुद की मर्जी से जीना है हमें, ठीक है। तो तमिल्स ये कह रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, अब हम नहीं सुनेंगे आपकी, क्योंकि गवर्नमेंट को बोल रहे थे कि आपकी नहीं सुनेंगे, आप सिर्फ सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स पे ही फोकस कर रहे हो, ओके। तो द डिस्ट्रस्ट सून टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। तो डिस्ट्रस्ट हो गया उनके बीच, किसके बीच? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स और तमिल स्पीकिंग पीपल्स के बीच डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, हेट्रेड हो गया, और वहां पे वॉर हो गई, सिविल वॉर। सिविल वॉर मीन्स बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, एक दूसरे की जान पे मनाई, ठीक है। thousands of peoples of both community were killed। तो thousands of people किसके? सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स और तमिल स्पीकिंग पीपल्स, दोनों कम्युनिटी के पीपल्स बहुत ज्यादा तादाद में मरे थे, मारे गए थे। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि उन्होंने पावर शेयर नहीं की किसके बीच? तमिल स्पीकिंग पीपल्स और सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स के लिए। तो उन दोनों के बीच वॉर हो गई, ठीक है, और इतने लोगों की जान गई, वो रिफ्यूजी हो गए। रिफ्यूजी मतलब बेघर, के पास घर ही नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं था उन लोगों के पास, ओके दोस्तों। तो द नेक्स्ट इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। लीडर्स इन बेल्जियम टुक डिफरेंट पाथ। तो अगर हम बेल्जियम को देखें, बेल्जियम की स्टोरी मैंने बताई, तो बेल्जियम को देखो तो बेल्जियम के जो लीडर्स थे
उन्होंने डिफरेंट पाथ लिया, उन्होंने डिफरेंट रास्ता लिया, वो श्रीलंका की तरह नहीं थे, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट रास्ता लिया, उन्होंने दे रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी। एज अ रिजल्ट बिटवीन 1970 एंड 1993 दे amended their constitution 4 times so as to work out an best arrangement। तो बेल्जियम की सरकार ने क्या किया, पावर्स को शेयर कर दिया के बीच, डच स्पीकिंग पीपल्स के बीच और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स के बीच। उन्होंने क्या की, डेमोक्रेसी दी, डेमोक्रेसी दिखाई, पावर को शेयर किया, इसलिए वहां सिविल वॉर नहीं हुई। बट जो श्रीलंकन लीडर्स थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिंहाला स्पीकिंग पीपल्स पे ही फोकस किया, इसलिए सिविल वॉर हुई। बट बेल्जियम में ऐसा नहीं था, बेल्जियम के लीडर्स ने दूसरा रास्ता अपनाया। ओके, some elements of Belgium, तो मॉडल्स अकोमोडेशन आर, तो जो अब हम पढ़ रहे हैं मॉडल्स अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम की सरकार ने क्या कहा कि नंबर ऑफ डच स्पीकिंग पीपल्स एंड फ्रेंच फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स की जो तादाद है, जो मिनिस्टर्स पॉलिटिकल पार्टीज में, इक्वल रहेगी, इक्वल डच स्पीकिंग पीपल्स रहेंगे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स भी इक्वल रहेंगे, कोई ज्यादा और कम नहीं होगा, ठीक है। इक्वालिटी दिखाई उन लोगों ने, पावर को दोनों ग्रुप्स में शेयर करा। Brussels has separate government in which both communities have equal representation। तो ब्रुसेल्स कैपिटल थी बेल्जियम की, उसने पावर को बांट दिया, किसके बीच, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स और डच स्पीकिंग पीपल्स के बीच बांट दिया, जिससे कि लड़ाई ना हो, पावर शेयर्ड हो, इक्वालिटी हो, ठीक है। देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। मतलब इन्होंने क्या किया, बेल्जियम ने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल्स भी थे, बट उन्होंने उनको छोड़ नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि बेल्जियम ने जर्मन स्पीकिंग पीपल्स को छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने उनको भी साथ लेके चले। उन्होंने डच स्पीकिंग पीपल्स, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स और जर्मन स्पीकिंग पीपल्स के लिए क्या बनाई, लीडर्स बना दिए, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स के। किसी को भी, जैसे मैं डच स्पीकिंग पीपल से बिलोंग करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं किसके पास जाऊंगी, मैं डच स्पीकिंग पीपल लीडर के पास जाऊंगी और अपनी प्रॉब्लम्स को बताऊंगी, ठीक है। और अगर वोटिंग होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा होता है कि अगर मैं डच स्पीकिंग हूँ तो मैं डच स्पीकिंग पीपल को वोट करूंगी, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हो तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को वोट करूंगी, ठीक है। और अगर जैसे मुझे मान लो कि मैं डच स्पीकिंग हूँ, ठीक है, पीपल, बट मुझे बोला है कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के लिए कुछ बताओ, उनको वोट करो जाके, तो मुझे तो उनके कल्चर के रिगार्डिंग कुछ पता नहीं है, तो मैं तो कुछ बता भी नहीं पाऊंगी और कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। तो ये था, ठीक है, मैं सिर्फ अपने कल्चर के रिगार्डिंग ही कुछ कर पाऊंगी। तो मेरा यही मोटिव था कि आपको समझ आया जिससे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। These arrangements have worked well and helped to avoid civil war। तो जो बेल्जियम ने सहारा लिया था, किस चीज का सहारा लिया था, पावर शेयर करने का सबके बीच, इसकी वजह से क्या हुई, मदद हुई अवॉइड करने में सिविल वॉर। इसकी वजह से सिविल वॉर जो थी श्रीलंका में हुई थी वो नहीं हुई। कहाँ नहीं हुई, बेल्जियम में, ठीक? तो ब्रुसेल्स वाज चूजन एज हेडक्वार्टर फॉर यूरोपियन यूनियन। तो जो ब्रुसेल था उसको चूज किया गया हेडक्वार्टर, किसके लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। ओके दोस्तों, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजंस के रीजंस है, इट रिड्यूस द चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। तो इसके रीजंस ये है कि पावर क्यों शेयर की जाती है, क्यों जरूरी है पावर शेयर करना, क्योंकि अगर पावर शेयर नहीं हुई तो लड़ाइयाँ होंगी, एक ग्रुप सोचेगा कि उसको ज्यादा पावर्स मिली है, डेमोक्रेसी मिली है, इक्वालिटी मिली मिली है, बट मुझे वो इक्वालिटी और पावर्स नहीं मिली है, ठीक है। तो दोनों के बीच लड़ाई होगा, तनाव होगा, बट वही अगर पावर शेयर हो तो ऐसा नहीं होगा। ओके, इट इज गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये गुड वे है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करने के लिए, पॉलिटिकल इससे स्टेबल रहेगा, कोई गवर्नमेंट को दोष नहीं देगा अगर गवर्नमेंट पावर को अच्छे से शेयर करती है, इक्वालिटी प्रोवाइड करती है,
हर कम्युनिटी को। इट विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम। तो ये बेटर आउटकम्स देती है, अच्छे रिजल्ट्स देती है। ओके, पावर शेयरिंग। मजा आ रहा है दोस्तों? तो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोरल रीजंस। तो मोरल रीजंस मीन्स जिम्मेदारी। जैसे मेरी जिम्मेदारी है आप सबको पढ़ाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लम्बर है, प्लम्बर की क्या जिम्मेदारी है? प्लम्बरिंग करना, कैसे? अच्छे से। ओके, तो यही है मोरल मोरल रीजन का मतलब। तो इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये स्पिरिट है, ठीक है। ये स्पिरिट है किसकी? डेमोक्रेसी की। पीपल्स हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे हैव टू बी गवर्न। पीपल के पास राइट है चूज करने के लिए, ठीक है, हर चीज को। तब डेमोक्रेसी मिलनी चाहिए। द एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वेरी वैल्यूबल। तो जो एक्ट है पावर शेयर करने का सब में, वो बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, ठीक है, वैल्यू रखता है खुद में। ये दोस्तों, तो द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? चेंजिंग नोशंस रिगार्डिंग पावर शेयरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, emergence of democracy। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में चेंजिंग रिगार्डिंग मतलब चेंज लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज अगर चल रही है तो वही चलती रहेगी। नहीं, पहले क्या होता था? पहले के जो पीपल्स थे वो क्या करते थे? वो पावर शेयरिंग में बिलीव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि हमारा तो एक पहले के जमाने में राजा महाराजाओं का सिस्टम होता था। तो उसमें क्या होता था, एक अगर है राजा हो जाता था और उसके पास ही सारे पावर्स होते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पावर सब में शेयर हो, नहीं। एक ही राजा था, दो राजा नहीं हुआ करते थे। तो पावर किसी एक के पास रहती थी पहले, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी पावर सब में डिवाइड होती है और होनी भी चाहिए, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग आर गिवन बिलो। ठीक है, तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होती है। जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, में ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। पार्ट्स जो है वो हर चीज अलग अलग परफॉर्म करती है ऑर्गन्स। तो अगर एक ऑर्गन को मैं निकाल के फेंक दूं तो मेरी बॉडी है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो पावर शेयरिंग में क्या है? पावर शेयरिंग में होते हैं, कौन होता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये थ्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट में। तो लेजिस्लेचर मतलब हो गया मिनिस्टर, मिनिस्टर लीडर। ओके, एग्जीक्यूटिव मतलब सिविल सर्वेंट्स। ओके, एंड जुडिशरी मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये होती है जुडिशरी। ओके, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेजिस्लेचर नहीं है तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम नहीं कर पाएंगे ढंग से। अगर एग्जीक्यूटिव नहीं है तो कौन काम नहीं कर पाएगा? लेजिस्लेचर और जुडिशरी काम नहीं कर पाएगा। और अगर जुडिशरी है ही नहीं तो इन दोनों का तो मतलब ही नहीं है, ये दोनों तो ढंग से काम कर ही नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट को चलाने के लिए ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पावर शेयर्ड है, ऐसा नहीं है कि एक को ज्यादा पावर दे रखी है, एक को कम, नहीं। इक्वली पावर है तीनों के पास। तो इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं हम, और सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। मतलब तीनों के बीच एक बैलेंस बना रहता है। ओके, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो जो पावर है वो गवर्नमेंट के बीच डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में शेयर्ड होती है। एक सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड लोकल लेवल पे, ठीक है। ये गवर्नमेंट होती है। तो जो सेंट्रल है वो अपने पावर्स किससे शेयर करेगी? वो अपने पावर शेयर करेगी स्टेट लेवल से। और जो स्टेट है वो अपने पावर शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो ये वर्टिकली हो गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं, और फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं, मतलब फेडरलिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों हैं मैंने आप लोगों को बताया, ये तीनों है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये तीनों अपने अपने पावर एक दूसरे के साथ शेयर करेगी, ठीक है। तो तीनों के पास इक्वल्स
इक्वली पावर है, ऐसा नहीं है कि कम और ज्यादा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पावर। ओके दोस्तों, so the next topic is power sharing among different political parties, pressure groups and movements। मतलब जो पावर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट किसमें पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर की गई है, प्रेशर ग्रुप्स में एंड मूवमेंट्स, इन सब में शेयर करी गई है। ठीक है, मैंने बताया ही है कि किसी को कम या ज्यादा पावर्स नहीं दी गई है, सबको इक्वली इक्वली ही पावर्स प्रोवाइड की गई है। क्योंकि अगर किसी को ज्यादा पावर दे दी तो फिर दूसरे के साथ तो नाइंसाफी होगी। ठीक है, इक्वालिटी तो है ही नहीं, हम इसलिए हमें इक्वालिटी दिखानी चाहिए। तो इस टॉपिक से इस चैप्टर का मतलब क्या है, हमने देखा कि जो बेल्जियम है एक खूबसूरत सा स्टेट में क्या है, उसमें उसकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उसकी गवर्नमेंट ने समझा लोगों की विचारों को समझा। ठीक है, इस सिचुएशन को समझा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स है हम उनको हटा देते हैं, अब आज से तो ऑफिशियल लैंग्वेज डच है। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने फ्रेंच, जर्मन और डच तीनों की भावनाओं को समझा है। ठीक है, तो बेल्जियम इज, मतलब बेल्जियम की स्टोरी से हमें सीखना चाहिए। ओके, बट जो श्रीलंका है वो भी बहुत ब्यूटीफुल स्टेट है ऑब्वियसली, बट उसमें क्या हुआ था, उसमें लड़ाइयाँ हो गई थी, सिविल वॉर हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो सरकार थी ने नहीं समझा, किसको नहीं समझा, तमिल स्पीकिंग पीपल्स को नहीं समझा, और सिर्फ सिन्हाला पे ही उनका फोकस था, और ऑफिशियल लैंग्वेज भी सिन्हाला करती थी। इसलिए हमें बेल्जियम से सीखना चाहिए, और ऑब्वियसली श्रीलंका से भी ये सीखना चाहिए कि हमें ऐसी सरकार नहीं बनानी चाहिए जिसमें लोगों का नुकसान हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा ये चैप्टर। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।